हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स है, उसके बारे में भी हम आज बता देंगे, आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर देंगे सिलेबस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो सेमिस्टर शुरू हो रहा है। एक्चुअली अभी पूजा का छुट्टी चल रहा है, तो इसके बाद ही आपका सेकंड सेमिस्टर फरवरी में है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा लाया जाए, पूजा में घूमते भी रहिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका एक काम होगा कि आप हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके थोड़ा सा नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होगा, इस बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे तरीके से नोट्स रेडी करना है, साम्स जो है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे नोट्स और मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू पहले कर देते हैं। कॉस्टिंग का जो सिलेबस है आपका, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। देखिए, आपका चैप्टर्स 2 चैप्टर्स है मेनली। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर्स है देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके अंदर ABC करके पार्ट डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है बिन कार्ड, स्टोर लेजर, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज ए पार्ट का हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें जस्ट थियोरिटिकल पार्ट रहेगा, है ना, थियोरिटिकल पार्ट इसमें है। साम्स जो रहेगा वो बाद में है, आपको बताते हैं कहाँ पे साम्स है। अब देखिए पार्ट बी में मटेरियल कंट्रोल, पार्ट बी में आएगा आपका मटेरियल कंट्रोल, यूनिट 1 का ही पार्ट बी, जिसमें क्या रहेगा, नेसेसिटी ऑफ मटेरियल, ये रहेगा फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। इसमें आपको कुछ साम्स मिलेगा, जैसे अलग अलग स्टॉक लेवल जो होगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप तो सर बोल रहे हैं ये सब क्या चीज़ बोलते जा रहे हैं, बाद में हम बताएंगे भाई। इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे हर पार्ट के बारे में, हर जो मतलब साम्स जो है उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे, उसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। तो ये सब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका सिलेबस में है। और क्या पढ़ना है आपको, और देखिए नंबर सी पार्ट में क्या बोला गया है, मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स, इशू ऑफ स्टोर्स, प्रिपरेशन स्टोर लेजर। मतलब इस पार्ट में स्टोर लेजर, फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, जो स्टोर लेजर अभी हम थियोरिटिकल पार्ट पढ़ेंगे उसी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये है आपका टोटल सिलेबस कॉस्टिंग का। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, शॉर्ट सिलेबस है। आपको अच्छा मार्क्स मिलने का एक अच्छा मौका है, इसको आप करेंगे। इसमें टोटल 20 मार्क्स आपका कॉस्टिंग में है। ये जो आपको सिलेबस में बताया हमने, इसमें 20 मार्क्स है आपका, ये कॉस्टिंग का सिलेबस है। ठीक है, तो टैक्सेशन में क्या क्या है, टैक्सेशन में क्या क्या है आपका, देखिए टैक्सेशन में भी 2 यूनिट है, इसमें भी 2 चैप्टर्स है लगभग। एक होता है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में इन जनरली थियोरिटिकल पार्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें वीडियो में पढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद जो मेन चैप्टर्स इसमें है, जिसमें से साम्स आने वाले हैं आपका एग्ज़ाम में, जो कि 15 मार्क्स कैरी करते हैं जिस चैप्टर में, वो है इनकम अंडर हेड सैलरी। ये अच्छा बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जब टैक्सेशन का क्लास करेंगे, इस चैप्टर का क्लास करेंगे, तब आपको डिटेल बताएंगे, हर चीज़ आपको बता देंगे, आपको प्रॉपर तरीके से नोट प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको एग्जाम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है आपका सिलेबस का ओवरव्यू। इतना सा ही सिलेबस है आपका, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का क्या टॉपिक आपको बताया हमने, आज का हमारा टॉपिक जो है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आता है बिन कार्ड, स्टोर लेजर एंड स्टोरिंग सिस्टम जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन है बिल्कुल थियोरिटिकल है,
इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट ही है। इसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो इसलिए आपको जरूर पढ़ के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, 2 आएगा थोड़ा सा बता देते हैं क्वेश्चन पैटर्न, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का। इसमें जो इस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का कितना आएगा, 3 मार्क्स का कितना आएगा और 5 मार्क्स का कितना आएगा, सब 2-2 करके क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए 2 मार्क्स का आएगा 2-2 4 हो गया, 2-2 4, इसमें 6 हो गया और इसमें आ गया 10, टोटल मिला के आपका 20। ये होगा आपका क्वेश्चन पैटर्न। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन कॉस्टिंग पार्ट से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? इस तरह से आपका कॉस्टिंग पार्ट में आएगा, टैक्सेशन में भी सेम पैटर्न में ही आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का जो टॉपिक हमारा है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। चलिए स्टोरिंग ऑफ मटेरियल के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए और नोट्स को नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि यही आपका काम आएगा। चलिए पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स मस्ट बी स्टोर सिस्टमेटिकली फॉर स्मूथ प्रोडक्शन एंड टाइमली सप्लाई, है ना। प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर सेफ्टी, प्रिजर्वेशन, इजी आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ओवर कॉस्ट। क्या बताया गया है कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल हम लाते हैं, फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टोर में रह सकते हैं। एक तो रॉ मटेरियल आपके पास स्टोर में रहेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि जब लगे तब उठा के सप्लायर से लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक स्टोर मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पे हर मटेरियल का कुछ दिनों के लिए स्टोर आप मतलब स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का स्टोर रहेगा। और क्या स्टोर रहेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टोर रहेगा। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उसको रखने के लिए आपको स्टोर करना पड़ेगा। और क्या स्टोर करना पड़ेगा, सेमी फिनिश गुड्स, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा बना है, उसको भी रखने का जगह आपको देना पड़ेगा, मतलब स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर बंदोबस्त रहता है कि ये स्टोर करना पड़ता है। ये स्टोर करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या हेल्प मिलेगा, अगर प्रॉपर हम स्टोर करेंगे तो उसमें सेफ्टी रहेगा कि भाई प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, रॉ मटेरियल खराब नहीं हो जाएगा, वेस्टेज नहीं हो जाएगा, प्रॉपर प्रिजर्वेशन रहेगा, इजी आइडेंटिफिकेशन, अलग अलग करके हम आइटम रखेंगे तो हमको समझ में आएगा कौन सा लॉट क्या है, कौन सा आइटम क्या है, इजीली समझ में आएगा। और अगर आपका वेस्टेज कम हो, डैमेज कम हो, और उसमें क्या फ़ायदा होगा, आपका कॉस्ट जो है वो आप कंट्रोल में रख पाएंगे, मतलब अपना काबू में रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है स्टोरिंग ऑफ स्टोरेज और स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। चलिए अब ये तो हमने बहुत कुछ बता दिए, स्टोरिंग का क्या ज़रूरत है अभी बताया हमने। इसके साथ साथ जो डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन में हमने बताया है, स्टोरिंग का एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस है, एक फैक्ट्री के लिए स्टोरिंग करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं क्या ज़रूरत है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से आप रॉ मटेरियल को अपना स्टॉक में रखेंगे, मतलब स्टॉक में आप मेंटेन करके रखेंगे, तो प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर सप्लाई कर पाएंगे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर में, तो प्रोडक्शन आपका बंद नहीं होगा। तो मतलब प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टोर में मटेरियल, रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल, अवॉइड्स एक्सेस परचेज एंड रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। अगर आपने ठीक से नहीं रखा, स्टोरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, आपको नहीं पता चलेगा कितना मटेरियल आपके पास पड़ा है। बहुत ज़्यादा मटेरियल एक साथ आप खरीद के रखेंगे तो लॉसेस है, डैमेज होगा, उसको रखने के लिए जगह लगेगा, अलग अलग से बंदोबस्त करना पड़ता है, तो उसके लिए कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये गलत है, आपका मतलब पैसा जो है वो रॉ मटेरियल में घुस के पड़ा रहेगा, तो वो भी लॉसेस है आपका। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से अगर हम
स्टोरिंग को मेंटेन करेंगे, स्टोर को मेंटेन करेंगे तो कॉस्ट को अपना कंट्रोल में, अपना काबू में रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर सेफ्टी ऑफ मटेरियल्स, डेफिनेटली जो मटेरियल लेके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी सेफ्टी देना है भाई। वो टूट जाए, फट जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए तो फिर आपका ही तो लॉस होगा ना, क्योंकि इसके इसमें चोरी हो जाए, प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम रखो या वेस्टेज हो जाए, ठीक है, तो खराब हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के क्या कर चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्टोरिंग सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जो मटेरियल आपने खरीद के लाए हैं उसका कौन सा लॉट का कौन सा मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल है, अलग अलग करके तरीके से आप रखेंगे तो उसमें लिख के रखेंगे प्रॉपर तरीके से कि भाई ये लॉट है, इस दिन आया था, तो वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, आप इजीली लोकेट कर पाएंगे कौन सा मटेरियल है और कहाँ इसका रिक्वायरमेंट है, कब इसका रिक्वायर्ड है, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है भाई, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। आपके पास जितना स्पेस है रॉ मटेरियल या जो भी रॉ मटेरियल लगने के लिए आपका स्टोर हाउस में जितना जगह है, आप अगर सब मटेरियल को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो आपका जो जगह है ना, तो आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर पाएंगे। तो इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर हाउस कैपेसिटी, जितना स्टोर हाउस कैपेसिटी है मैक्सिमम जितना रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके रखेंगे तो। ठीक है बच्चों, ये सब नोट्स आप जरूर कॉपी में बना लीजिए, यही आपका काम आएगा एग्जाम के लिए। नाउ स्टॉक वेरिफिकेशन फैसिलिटेट्स फिजिकल चेकिंग ऑफ स्टॉक। आप अगर मटेरियल को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखेंगे, जब भी स्टॉक वेरिएशन होगा उसमें लिख के रखेंगे इतना स्टॉक था, इतना इशू हो गया, इतना पड़ा हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से बिन कार्ड मेंटेन करके आप रखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन में ईजी हो जाएगा। आपके पास जो जो मैनुअली आपने लिख के रखा है कितना स्टॉक है और फिजिकली आप जाके देखेंगे तो मैच हो जाएगा और ये मैच करवाना ईजी हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टोरिंग सिस्टम मेंटेन रखेंगे। स्टोरिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से रखा जाए, उसमें प्रॉपर तरीके से टैग लगाया जाए, कौन सा लॉट है, कब आए थे, इनवॉइस नंबर क्या है, और साथ साथ में आपके पास बीन कार्ड रहेगा। बीन कार्ड में रेगुलर आप मेंटेन करेंगे, जैसे मटेरियल आया उसमें लिखेंगे, जैसे वो लॉट से आप इशू कर रहे हैं तो वहाँ पे इशू लिखेंगे और बैलेंस, हर दिन का बैलेंस आप जो बनाते रहेंगे तो उसके साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि आपके पास जो बीन कार्ड या स्टोर लेजर बना रहते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से आपका मेंटेन किया रहता है कि स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका कितना वैल्यूज़ है, उस हिसाब से जो अकाउंटिंग रिपोर्ट बनेगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से आप वो रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। क्विक सर्विस एंश्योर्स टाइमली इशू टू डिपार्टमेंट्स अवॉइडिंग प्रोडक्शन डिले। अगर आप सिस्टमेटिकली मेंटेन करके मटेरियल को रखेंगे, जब आप इशू करेंगे आपको पता है कि इस लॉट से ही हमको इशू करना है, आप जो सिस्टम मेंटेन करेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में कौन सा सिस्टम हम मेंटेन करेंगे, तो जो भी सिस्टम मेंटेन करें, जनरली फीफो मेथड अप्लाई होता है, लीफो होता है, एवरेज जो भी है, जो जनरली फीफो मेथड अप्लाई होता है, तो फास्ट जो लॉट आपके पास आया वो फास्ट आप प्रोडक्शन फ्लोर में देंगे। अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे, टैग लगा के नहीं रखेंगे, अरेंज करके नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन करके रखेंगे तो आपका काम आसान होगा और आप क्विक मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर में सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिला, अल्टीमेटली क्या जानने को मिला, दैट प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी, इकोनॉमी, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर अगर स्टोरिंग सिस्टम, मटेरियल स्टोर करने का प्रॉपर तरीका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, प्रॉपर तरीके से मटेरियल को रखना, क्योंकि ये क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, इकोनॉमी मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करता है, एंड स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथली आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे, ये आपको हेल्प करेगा अगर प्रॉपर तरीके से आप स्टोरिंग करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। अब हम आते हैं
ये जो स्टोरिंग सिस्टम हम बोलते जा रहे हैं, जैसे फिजिकली काम जैसे भी करना है आपको प्रॉपर तरीके से उसको रीअरेंज करके रखना है, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करना पड़ता है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप उसको मतलब वेरीफाई कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है और वो किस तरह से मेंटेन होता है, उसका क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं वो देखते हैं फिर। ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हम मेंटेन करते हैं, देखिए नॉर्मली आपको अभी बताया हमने बिन कार्ड। ठीक है भाई, ये सब नोट्स करके रखिए, इसके आधार पे आपको 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो पहले बिन कार्ड होता क्या है, अभी आपको हमने बताया कि एक बिन कार्ड हम लोग मेंटेन करते हैं स्टोर में। तो बिन कार्ड क्या है, चलिए देखते हैं बिन कार्ड है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या बताया गया है बिन कार्ड के बारे में। ए बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या होता है, एक बिन कार्ड होता है। बिन कार्ड क्या होता है ना, बिन कार्ड होता है एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, मतलब कितना क्वांटिटी आपके पास आए, परचेज करके आप लाए, कितना क्वांटिटी आपने इशू किए और कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, उसका एक हिसाब किताब का पेपर है जिसमें हम मेंटेन करते हैं। और कौन मेंटेन करता है, वो जरूर स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं। जो स्टोर मेंटेन करते हैं स्टोर कीपर जो है वो इसमें लिखते हैं। एट द स्टोरेज लोकेशन, और बिन जहाँ पे मटेरियल रहता है वहाँ पे रखा जाता है। इट रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे आया, परचेज करके लाए, तो उसके बाद परचेज करने के बाद आपको रिसीव होगा, जैसे रिसीव किए तो टोटल बैलेंस पहले क्या था और अभी क्या पड़ा हुआ वो इसमें पता चलेगा। और साथ साथ में जब इशू होगा तब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसका बैलेंस निकाल के लिख के रखेंगे। ये होता है बिन कार्ड। इसका एक सैंपल आपको अभी दिखाएंगे, हम बिन कार्ड का सैंपल आपको अभी दिखाएंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेसेसिटी, क्या ज़रूरत है भाई बिन कार्ड मेंटेन करने का, क्या ज़रूरत है क्या। बिन कार्ड जो हम मेंटेन करते हैं, क्यों बिन कार्ड मेंटेन करते हैं, इसका क्या ज़रूरत है। ठीक है, चले देखते हैं क्या ज़रूरत है, क्या हेल्प करता है एक्चुअली बिन कार्ड हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक। आपके स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, कितना आया, कितना गया, हर दिन आप शाम को या हर दिन सुबह को आके आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस स्टॉक का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते रहते हैं। और क्या करता है, प्रिवेंट स्टोरेज ऑफ एक्सेस ऑफ शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मटेरियल्स। इसमें आपको पता चलता है कि मटेरियल कितना क्वांटिटी आपके पास है, तो आपको जैसे ही पता चलेगा कि भाई आपके पास मटेरियल इतना है तो तुरंत आपको ऑर्डर करना है, तो तुरंत ऑर्डर करके आप मटेरियल का जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। या आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो गया, अगर ओवर स्टॉक हो गया तो फिर उसको भी ठीक करना है, क्योंकि आपको पता ही तो चलेगा कितने मटेरियल आपके पास रोज़ दिन पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से ऑर्डर करेंगे, मटेरियल लाएंगे, है ना। तो फिर आपका शॉर्टेज या ओवर स्टॉक और एक्सेस स्टॉक ना हो जाए, वो आपको इसमें से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डे टू डे स्टॉक वेरिफिकेशन। और हर दिन आप चाहते हैं कि हमारे पास फिजिकली मैनुअल इतना पड़ा है, चलो फिजिकली कितना पड़ा है, फिजिकली जाए उसको चेक करे, देखे भाई हमारे पास जितना लिखा हुआ है उतना ही तो है। अब रोज़ आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि आपके जो मैनुअली जितना अमाउंट पड़ा हुआ है वो फिजिकली है कि नहीं। नेक्स्ट है रिड्यूसेज पिलफरेज, वेस्टेज एंड मिसयूज। जैसे मटेरियल को आप तरीके से रखेंगे, बिन कार्ड में तरीके से लिखते रहेंगे, तो उसमें आपको पता ही चलेगा कितना आप इशू किए, कितना आए, कितना स्टॉक में पड़ा है। तो आपका वेस्टेज हुआ तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ वेस्टेज हुआ, कुछ हुआ तो आपको ऐसे पता भी चल जाएगा। नहीं तो आप कोई मटेरियल को रख दिए, ऊपर रहा, आपको नहीं पता चलेगा कि वो उसमें कुछ ख़राब हो गया नहीं हो गया, मतलब कोई कौन सा मटेरियल, कौन सा लॉट कब आया था, कब उसको इशू करना हुआ, आपको पता चलेगा बिन कार्ड से, है ना। नेक्स्ट है सपोर्ट्स
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो इन्वेंट्री सिस्टम कंटिन्यूअस बेसिस में चलता रहता है, आया, रिसीव हुआ, इशू हुआ, बैलेंस है, ये जो तरीका है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपका ये बीन कार्ड के थ्रू आपको पता चलेगा और प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या है इसका, जो बीन कार्ड हम मेंटेन करते हैं उसका क्या फीचर्स है। चलिए देखते हैं फीचर्स क्या है भाई इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन एट द बीन और सेल्फ वेयर मटेरियल इज स्टोर, जहाँ पे मटेरियल रखा जाता है वहाँ पे कोई बीन में या कोई सेल्फ में अगर रखा गया वहाँ पे कोई बीन कार्ड मेंटेन करके वहाँ रखा जाता है जनरली। ठीक है, और क्या होता है, शोज ओनली क्वांटिटी नॉट कॉस्ट, इसमें आपको सिर्फ क्वांटिटी मिलेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है उसी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है वो आपको नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई, अपडेटेड आफ्टर एवरी रिसीप्ट एंड इशू, जब भी रिसीव हुआ या जब भी इशू हुआ तब भी आपको इस बीन कार्ड में अपडेट करना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और क्या है, दिस इज सिंपल एंड इजी टू यूज, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें लॉट का नंबर कहाँ से आया ये सब लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखा रहता है, जैसे ही रिसीव हुआ रिसीव में लिखिए, फिर इशू जैसे हुआ इशू में लिखिए और बैलेंस करके माइनस करके बैलेंस निकाले। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई भी इसको रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए अब हम आते हैं एडवांटेज। भाई आपको जो नोट्स हम दे रहे हैं आप ज़रूर इसको वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इस नोट्स को लिख के रखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए एडवांटेज क्या है इसका, क्या एडवांटेज मिलता है देखते हैं क्या एडवांटेज है इसका। अप टू डेट क्वांटिटी अवेलेबल एट ऑल टाइम, जैसे कि जब भी आप देखना चाहें कि भाई कितना मटेरियल पड़ा हुआ है आप इसमें देखिए, बीन कार्ड में देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ऑलवेज अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है, हर दिन का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। क्विक एंड रिलायबल फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन, जल्दी एंड आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि रोज़ आप इसका स्टॉक के मतलब आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, रोज़ का मतलब जब भी इशू हो रहा है या रिसीप्ट हो रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि इसके साथ आप फिजिकल जो क्वांटिटी है उसके साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। और क्या है, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन एंड एरर्स, कोई भी चीज़ बार बार दोबारा लिखा ना हो जाए आपका अकाउंटिंग में, इसका चांसेस नहीं रहेगा क्योंकि आपके बीन कार्ड में वो लिखा रहेगा तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, तो गलत नहीं होगा, दोबारा दो बार या गलत नहीं होगा फिर, है ना। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंपैरिजन विथ स्टोर्स लेजर, हम भी स्टोर लेजर भी बनाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टोर लेजर के साथ आप जो बीन कार्ड है उसका एक प्रॉपर तरीके से मतलब स्टोर लेजर में क्या एंट्री हुआ और इसमें क्या है फिजिकली वेरिफिकेशन करके आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। एक बेसिस है कंपैरिजन करने के लिए, बेसिस है स्टोर लेजर का जो कंपैरिजन है, स्टोर लेजर के साथ आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई इसमें कितना स्टॉक बोल रहा है और इसमें कितना स्टॉक बोल रहा है, वो वेरीफाई आप कर सकते हैं। पढ़ेंगे भाई अभी स्टोर लेजर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हर चीज़ का जैसे सुविधाएं हैं कुछ असुविधाएं भी हैं, वो भी आपको झेलना पड़ता है। हर चीज़ का सुविधाएं और असुविधाएं दोनों ही रहते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, आप अच्छे ज़िंदगी में बन सकते हैं। और साथ साथ में आपका इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो अभी जो एन्जॉयमेंट का टाइम आपको थोड़ा सा वेस्टेज होगा, पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, आप इसमें दुखी होंगे, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज है, लेकिन पढ़ाई का जो एडवांटेज है वो ज़िंदगी भर मिलता रहता है। भाई आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो पूरा ज़िंदगी उसके लिए हैप्पी रहेंगे और वो आपको खुशी देता रहेगा। तो इसलिए
थोड़ा सा पढ़ाई भी करो भाई, तो आपका ज़िंदगी अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्या डिसएडवांटेज है इसमें। नो वैल्यू इन्फॉर्मेशन, अभी पहले ही आपको बताया इसमें सिर्फ क्वांटिटी रहता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखा रहता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको देख के जस्ट क्वांटिटी पता चलेगा, लेकिन उसका कितना वैल्यूज़ है जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको नहीं पता चलेगा। और क्या है, क्लरिकल मिस्टेक में ऑकर, इसमें क्या होता है आप भूल गए, जो स्टोर कीपर है वो लिखना भूल गए, हो सकता है, या क्लरिकल मिस्टेक हो गया, 500 की जगह 5000 लिख दिए क्वांटिटी में, ये तो हो सकता है, होने का चांस है, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे, हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेटिंग, हाँ ये भी बात है, रोज़ रोज़ आप जैसे कि इशू हुआ तब भी लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें से कोई मटेरियल नए आए तो फिर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंट आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक महीना हो गया चलो उसके बाद हम बैठते हैं इसको लेके, ऐसा नहीं होगा। हर दिन जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी के आधार पे स्टोर लेजर भी बनेगा, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी लिखा रहेगा, जिस तरह से इशू का डिटेल्स रहेगा उस हिसाब से हम स्टोर लेजर में भी उसको डालेंगे। तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंट आपको अपडेट करते जाना पड़ेगा डे टू डे। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस तो पता है तो चल ही गया, आपको एडवांटेज बताया है, इसका फीचर्स वगैरह बताया, तो उसमें आपको पता चल ही गया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए। तब भी देख लेते हैं क्या बोला गया है, क्या इंपॉर्टेंस है। बोला गया कि भाई यूजफुल फॉर स्टॉक कंट्रोल इन इंडस्ट्री, डेफिनेटली स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक कुछ भी कंडीशन हो जाए उसको देखने के लिए आपको जरूर ये बीन कार्ड मेंटेन करते चलना चाहिए। ठीक है, और क्या है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन अवॉइडिंग अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग। जब जैसे बताया कि अंडर स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग होने का जो चांसेस रहता है वो इसमें से आपको पता चल जाता है, हर दिन का अपडेट आपको मिल जाता है, तो आप उसके लिए तुरंत बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इसमें अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग होने का चांसेस नहीं रहेगा अगर ये मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है बेसिस फॉर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं उसका एक मेन बेसिस ही तो है बीन कार्ड, जिसके थ्रू ही हमको पता चलता है कितना रिसीव हुआ, कितना स्टॉक मतलब इशू हुआ और कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और कंटिन्यूस बेसिस में चलता रहता है। नेक्स्ट है असिस्ट इंटरनल ऑडिट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब भी ऑडिट वगैरह होता है, इंटरनली कोई ऑडिट होता है, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए बीन कार्ड आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बीन कार्ड में कितना क्वांटिटी और फिजिकली आपने इतना क्वांटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए हेल्प हो जाता है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई आपका कितना मेटेरियल एक्चुअल में पड़ा, मतलब फिजिकली जो पड़ा है वही आपका स्टॉक बैलेंस है, उसमें अगर कोई वेस्टेज हुआ, कोई चोरी हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप बीन कार्ड में नहीं लिख के रखेंगे। तो ये बीन कार्ड जो है ये आपका ऑडिट के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? अब देख लेते हैं थोड़ा सा बीन कार्ड का एक सैंपल, थोड़ा सा इसमें सप्लायर नेम वगैरह भी रह सकते हैं, तो थोड़ा सा एक देखिए, इसमें जैसे ही कोई एक आइटम है, ऐसे सीमेंट बैग लिखा है इसमें, तो बीन कार्ड का नंबर, बीन का नंबर दिया हुआ है। फिर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्या 1 तारीख को आपके पास रिसीव हुआ है 100 क्वांटिटी, तो 1 तारीख को आपने अपडेट कर दिया तो बैलेंस में क्या दिखाएगा, 100 दिखाएगा। ऐसे ही अगर 5 तारीख को फिर आपने इस 100 से 40 यूनिट इशू कर दिए, अब देखिए 5 तारीख को आपने इशू किए 40 यूनिट, तो आपके पास बैलेंस कितना पड़ा है, 60 यूनिट। तो जैसे ही एंट्रीज होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगा, आपको तुरंत यहाँ पे उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर 10 तारीख को फिर आपने फिर 50 क्वांटिटी फिर रिसिप्ट हुआ आपके पास, तो अभी बैलेंस कितना है 50 और ये 60 पहले से ही था, तो 110 आपके पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह से भाई बीन कार्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको भी समझ में आया, कुछ नहीं है, रिसीव, इशू, बैलेंस, ये 3 कॉलम रहता है। जैसे रिसीव में आया, रिसीव में लिखेंगे और टोटल पिछले दिन जितना था उसके साथ जोड़ के टोटल बैलेंस आ जाएगा। अगर इशू किए, इशू के कॉलम में लिखेंगे, पिछले दिन जो बैलेंस पड़ा था उसमें से माइनस करेंगे, बैलेंस आपके पास आ जाएगा। इस तरह से भाई मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब हम चलेंगे, भाई बीन कार्ड तो हो गया है, अब चलते हैं स्टोर लेजर।
स्टोर लेजर जो है ना ये बिन कार्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें से एक ही डिफरेंस ये है कि इसमें वैल्यू भी रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, क्वांटिटी के साथ साथ इसका कितना वैल्यूज का मटेरियल पड़ा हुआ है वो भी इसमें लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, चले फिर भाई ये क्या हो गया, गड़बड़ है भाई, सब गड़बड़ है। चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया। नाउ स्टोर लेजर। चलिए स्टोर लेजर क्या होता है, जैसे बिन कार्ड होता है ऐसे ही स्टोर लेजर भी इसी तरह का ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या रहता है, इसके साथ साथ उसका वैल्यूज भी रहते हैं। तो स्टोर लेजर इज अ क्वांटिटेटिव, जैसे उसमें क्वांटिटी था, साथ साथ में वैल्यू बेस्ड रिकॉर्ड्स, मतलब क्वांटिटी के साथ साथ उसका वैल्यू भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ऑफ ऑल रिसीव, जैसे रिसीव्ड हुआ तब लिखेंगे, इशूज हुआ तो लिखेंगे, एंड उसके साथ साथ बैलेंस को शो करेंगे ऑफ किसका, मटेरियल। ठीक है, मेंटेन बाय, इसमें कौन मेंटेन करता है, कॉस्टिंग या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करते हैं। उसमें जैसे स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं आपका बिन कार्ड, यहाँ पे अकाउंटिंग या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। और उसमें क्या रहता है, इसमें क्वांटिटी रहता है, साथ साथ में उसका वैल्यूज भी रहते हैं। ठीक है, इसमें भी रिसीप्ट लिखा जाता है, इशू लिखा जाता है और बैलेंस लिखा जाता है, उसी के तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट जो है वो भी लिखा जाता है। उसका एक स्ट्रक्चर हम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, चलिए इसका क्या ज़रूरत है भाई, नेसेसिटी क्या है, क्यों हम स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, क्यों स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, देखते हैं क्यों मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड्स बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें बिन कार्ड में आपको सिर्फ क्वांटिटी का इन्फॉर्मेशन मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ इसका जो कॉस्ट है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। आप देखिए डिफरेंस क्या आपको पता ही चल रहा है। नेक्स्ट है हेल्प इन प्राइसिंग ऑफ इशूज, इसमें जब हम इशू करेंगे, इशू करने का टाइम पे प्राइस क्या क्या प्राइस में हम इशू करेंगे उसका मेथड्स है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे मतलब साम्स करेंगे। जैसे फीफो मेथड यूज़ होता है, लीफो मेथड यूज़ होता है, वेटेड एवरेज मेथड यूज़ होता है, ये सब मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी हम देखेंगे और भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ऑलरेडी हमारा काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे इसमें है, चैनल में है, आप देख सकते हैं, और भी कुछ वीडियोस हम इसके ऊपर बनाएंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, चलिए ऑलरेडी है काफ़ी सारे इस सब मेथड के ऊपर साम्स करके दिखाया हमने, फिर दोबारा आपके लिए फिर हम ज़रूर कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स, फिनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि स्टॉक कितना पड़ा है उसका वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग में तो स्टॉक के क्वांटिटी में इंपॉर्टेंस इतना नहीं है जितना आपका वैल्यूएशन में है, कितना उसका प्राइस है, कितना वैल्यूज है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको स्टोर लेजर से मिलता है, वो भी बिन कार्ड से नहीं मिलता। यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल, डेफिनेटली ये तो कॉस्ट कंट्रोल में है, बजटरी कंट्रोल में जरूर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या होता है, फैसिलिटेट्स रिकॉन्सिलेशन विथ फिजिकल स्टॉक, जो फिजिकल स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है ये भी स्टोर लेजर भी जैसे बिन कार्ड की तरह ये भी आपको हेल्प करता है, फिजिकली कितना है और आपका स्टोर लेजर में क्वांटिटी कितना है आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। चलिए नाउ इसका फीचर्स क्या है भाई, मेंटेन बाय अकाउंट्स और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, अभी आपको बताया हमने, इसको कौन मेंटेन करता है, कॉस्टिंग या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है।
नोट्स को ज़रूर अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार पे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ज़्यादातर इस चैप्टर से 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपका आने का चांसेस है, क्योंकि इसके बाद जो है सो साम्स वगैरह है उसमें से क्वेश्चन होगा। तो देखिए फिर शोज रिसिप्ट्स, इसमें क्या दिखाते हैं, शोज रिसिप्ट्स, इशूज एंड बैलेंस इन बोथ यूनिट्स एंड वैल्यू। इसमें यूनिट्स एंड वैल्यू दोनों का, रिसिप्ट का, इशू का एंड बैलेंस का वैल्यू दिखाते हैं। और क्या है, अपडेटेड पीरियोडिकली। इसमें क्या होता है कि इमीडिएटली इसको अपडेट नहीं होता, हर दिन का एंट्री इसमें नहीं होता है, जैसे बिन कार्ड की तरह। ये कुछ दिन बाद हफ्ते में या 15 दिन में एक बार उसको बिन कार्ड के जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से देख के अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है मोर फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक। ये बिन कार्ड से ज़्यादा फॉर्मल है एंड बहुत ही सिस्टमेटिक है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जो कि क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू का भी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज क्या मिलता है इसमें, देखते हैं एडवांटेज क्या मिलता है। प्रोवाइड्स कॉस्ट, है ना, प्रोवाइड कॉस्ट एज वेल एज क्वांटिटी। इसमें कॉस्ट का भी पता चलता है, कितना वैल्यूज़ है, इसका कॉस्ट कितना है, और साथ साथ में कितना क्वांटिटी है, दोनों आपको एक स्टेटमेंट में ही पता चल जाता है। हेल्प्स इन स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो स्टॉक हम लिखते हैं, जो स्टॉक का वैल्यू लिखते हैं, तो उसमें कितना वैल्यूज़ है उसके लिए आपको समझ में आता है, क्योंकि स्टोर लेजर में तो आपका वैल्यू भी रहता है, क्वांटिटी भी रहता है। उसी हिसाब से टोटल जो कॉस्ट है और वैल्यू, मतलब क्वांटिटी कितना है और कॉस्ट कितना है, वो आपको बैलेंस शीट में जनरली कॉस्ट को लिखना पड़ता है। तो वैल्यूएशन जो स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन करने में ये आपको हेल्प करता है। कितना टोटल स्टॉक का आपके पास पड़ा हुआ है, वैल्यू कितना है उसका, वो इसमें से पता चलता है। तो इसमें बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प कर देते हैं। सपोर्ट्स प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्टिंग का जो अकाउंट्स, कॉस्टिंग जो होता है, कॉस्ट अकाउंट्स जो हम करते हैं, उसमें ये सपोर्ट करता है कि भाई वैल्यूज़ वगैरह मिल जाता है ना स्टॉक का, तो ये सपोर्ट करता है। जैसे आपने कॉस्ट शीट किए हैं, फर्स्ट से में आपके पास कॉस्ट शीट था, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू हम लोग लिख रहे थे, तो वैल्यू जो लिख रहे थे उसका जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, स्टोर लेजर से आया। कि ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, वो क्वांटिटी हो या, मतलब उसमें तो क्वांटिटी हो या वैल्यूज़ हो। जनरली हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं, है ना, रॉ मटेरियल का तो वैल्यूज़ देखते हैं, तो वैल्यू कितना पड़ा हुआ वो पता चल जाता है आपका कहाँ से, स्टोर लेजर से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या है, यूज़फुल इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग के लिए भाई कितना स्टॉक पड़ा है, कितना वैल्यूज़ है और क्या करना चाहिए, कैसे वो प्लानिंग करे, कैसे बजट करे, इन फ्यूचर में कितना क्वांटिटी लगेगा, इसके बारे में भी उसको पता चल जाता है। और उस हिसाब से कैसे वो मेंटेन करके रखे, इसके बारे में समझ में आता है और डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन, जो ज़्यादा प्रोडक्शन है तो और ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, क्या अभी स्टॉक में पड़ा हुआ उस हिसाब से उसको प्लान करना पड़ता है। तो ये सब के लिए आपको ये स्टोर लेजर बहुत हेल्प करता है। और आगे बढ़ते हैं। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, अभी बताया आपको, जैसे सुविधाएं हैं असुविधाएं भी रहेगा। तो असुविधाएं क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है, एक है टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। भाई ये काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें लिखो, नोट्स करो, फिर इसके लिए कुछ बंदे को हाजिर करो, कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाओ, वो तरीके से इसको एंट्री वगैरह करे, तो इसलिए खर्चा बहुत पड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नॉट इंस्टेंटली अवेलेबल लाइक बिन कार्ड। बिन कार्ड में जैसे कि तुरंत आप जाओ और लिखा हुआ है मिल जाएगा, लेकिन ये तो हम 15 दिन में, 1 महीने में कभी अपडेट करते हैं, तो तुरंत आपको डिटेल्स नहीं मिलता है कि नहीं। क्लरिकल मिस्टेक्स इन कॉस्टिंग में मिसलीड मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें भी क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है। अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया तो मैनेजमेंट को थोड़ा गलत फहमी होगा ना। आप देख रहा है इतना स्टॉक है, इतना वैल्यूज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं अगर होगा, गलत लिखा होगा, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले लेंगे फिर, तो ये प्रॉब्लम इसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ठीक है, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने सारे कॉस्टिंग सिस्टम मेंटेन करना सही में कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए। चलिए और आगे चलते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इम्पोर्टेंस तो पता ही चल गया आपको, इम्पोर्टेंस फिर भी इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फॉर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। फिनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए आपको स्टॉक का वैल्यू चाहिए,
और जो स्टॉक का वैल्यूज़ है वो कहाँ पे मिलेगा, आपका ये स्टोर लेजर में मिलेगा। स्टोर लेजर में आपका कितना क्वांटिटी है, साथ साथ में कितना उसका वैल्यूज़ है वो पता चलेगा, जो कि आपको फिनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प इन कैलकुलेटिंग मटेरियल कंजम्पशन, जैसे कि कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ है प्रोडक्शन में और उसका वैल्यूज़ क्या है, वो अच्छे तरीके से आप यहाँ से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स डेटा फॉर वेरिएंस एनालिसिस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको नहीं पता चलेगा, बाद में आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस कैलकुलेशन करते हैं कि स्टैंडर्ड के साथ क्या वेरिएशन हुआ, एक्चुअल के साथ क्या वेरिएशन हुआ, तो वो डेटा जो है वो डेटा आप यहाँ से मिलता है। एक्चुअली कितना हमने कंज्यूम किए हैं यहाँ पे डेटा मिल जाता है, और एक्चुअली क्या उसका प्राइस था, वैल्यूज़ था, वो भी यहाँ पे पता चलता है। और स्टैंडर्ड में क्या करके रखे हैं हमने, उस हिसाब से उससे ज़्यादा खर्चा हुआ, कम हुआ, वो सब पता चलता है इसमें, और वेरिएंस एनालिसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है असिस्ट इन कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका जो कॉस्ट कितना पड़ा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये आपका स्टोर लेजर। ठीक है बच्चों, तो ये था स्टोर लेजर का एंड बीन कार्ड का, है ना। ये है पूरा बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का बारे में मतलब स्टोरी है। इस स्टोरी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इस स्टोरी को स्टोरी के तरह, ये स्टोरी नहीं है लेकिन इसको स्टोरी के तरह आपने मन में थाम लीजिए और एग्ज़ाम के टाइम पे फटाफट आंसर कीजिए। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि इसमें एक्चुअली ये स्टोर लेजर का फुल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें से क्या है कि इसमें कुछ क्वांटिटी और वैल्यूज़ का हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअली क्वांटिटीज़ वैल्यूज़ तो रहता ही है, बीच में एक रेट भी लिखा रहता है। इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो आपको तो हम पहले साम्स करेंगे, मतलब बाद में जब साम्स करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अब हमारे चैनल में चले जाइएगा, वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर लेजर का काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करके रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसका बनता है। यहाँ पे जस्ट एक आउटलाइन बना हुआ है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट एक्चुअल में नहीं है। तो ये जैसे इस तरह से लेजर नंबर लिखा रहता है, जैसे कोई आइटम तो आइटम लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस। इसमें एक रेट करके कॉलम भी होगा बीच में, क्वांटिटी, रेट, वैल्यूज़। तो रेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जो भी है, जो पिछले का जो एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे ओपनिंग में हमने इतना खरीदा था, 100 खरीदे थे, उसका वैल्यूज़ था 20,000, और बैलेंस में क्या होगा 100 और उसका भी वैल्यूज़ 20,000 पड़ा रहेगा। फिर आपने 40 क्वांटिटी इशू कर दिए थे, तो 40 का वैल्यू है 8,000, तो अभी रह गया 60 क्वांटिटी और उसका वैल्यू है, जैसे 20 से 8,000 माइनस कीजिए 12,000 उसका वैल्यू पड़ा है। फिर आपने 50 खरीदे जिसका वैल्यू है 10,000, और टोटल क्वांटिटी आपका 60 + 10 हो गया 110, सॉरी 60 + 50 110 हो गया, और उसका वैल्यू हो गया 12,000 था। फिर 10,000 का वैल्यू आए हैं तो फिर 22,000। लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, आपको अभी भी बता रहा हूँ मैं, फॉर्मेट प्रॉपर जो है वो प्रॉब्लम में हमने दिखाए हैं। तो एक जस्ट एक इस तरह से मेंटेन होता है, मतलब इसमें वैल्यूज़, क्वांटिटी एंड साथ साथ में एक्चुअली ये रेट भी लिखा रहता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये लगभग एक स्ट्रक्चर है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का क्या डिफरेंस है। अभी आपको पता चला ही गया है कि बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का क्या डिफरेंस है। अगर ये हमने जो बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का स्टोरी आपको बताया धीरे धीरे करके, वो तो आपके दिमाग में गए हैं, तो इसका मतलब है ये डिफरेंस भी आपका दिमाग में ऐसे ही बैठ गए हैं। थोड़ा सा फिर एक सम अप कर दिए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का 3 डिफरेंस लिखिए, 2 डिफरेंस लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए भाई आप इसको तरीके से लिख के नोट डाउन करके याद कर लीजिए। चलिए, डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन मेंटेन करता है, इसमें बीन कार्ड मेंटेन करता है स्टोर कीपर, जो आपको बताया है, और स्टोर लेजर को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है ओनली क्वांटिटी का बीन कार्ड में, लेकिन स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी मिलता है। भाई अपडेटिंग टाइम क्या है, बीन कार्ड में इमीडिएट अपडेट करना पड़ता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ था ऐसे ही आपको एंट्री करना पड़ता है। लेकिन स्टोर लेजर में क्या होगा, पीरियोडिकल, है ना, पीरियोडिकली इसमें एंट्री करना
पड़ता है। नेक्स्ट है पर्पस क्या है इसका, डेली स्टॉक कंट्रोल, डेली का जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करने के लिए बीन का इम्पोर्टेंस है। और ये इसका पर्पस क्या है, कॉस्टिंग एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग करना एंड फिनेंशियल रिपोर्ट पेश करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया आपको बीन कार्ड और स्टोर लेजर के बारे में। देखिए, बीन कार्ड इज मेनली ए स्टोर कीपर्स टूल्स, है ना। बीन कार्ड जो है ये स्टोर कीपर का टूल्स है ना। व्हेयरएज स्टोर्स लेजर्स इज एन अकाउंटिंग टूल्स, स्टोर लेजर है अकाउंटिंग टूल और स्टोर कीपर का टूल जो है वो है बीन कार्ड। वो अपना तरीके से कंट्रोल करके रखे भाई अपना स्टॉक। टुगेदर दे एंश्योर इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, दोनों मिलके क्या करता है, मटेरियल का जो कंट्रोल है और साथ साथ में स्टॉक वैल्यूएशन जो है दोनों को मेंटेन करता है। इन दोनों, कौन दोनों, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर दोनों ऐसे हाथ पकड़ के एक साथ काम करते हैं और कॉस्ट कंट्रोल होता है या स्टॉक वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कहानी बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब हम चलेंगे स्टोरिंग सिस्टम के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है ना। तो चलिए फिर, सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम। एक्चुअली स्टोर सिस्टम जो मेंटेन होता है, एक होता है सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम और एक होता है डिसेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम और डिसेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम, all materials are stored in one central stores and managed by one storekeeper। समझ में आया। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग जगह पे डिपार्टमेंट लगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग जगह पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एक सेंटर पॉइंट में स्टोर रखा गया है। तो एक ही स्टोर कीपर है जिसको जब मटेरियल चाहिए यहाँ स्टोर से मटेरियल उसको भेजा जाता है। तो ये होता है आपका सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम का सिस्टम। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ करके आपको दिखाए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मान लीजिए आपका स्टोर है, ये सेंट्रलाइज स्टोर है, ठीक है। तो आपका काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अलग जगह पे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक है, अरे भाई कलर कहाँ चला गया, अब आया। यहाँ पे एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है। तो स्टोर आपका जो है ना वो सेंट्रलाइज है। तो इस स्टोर से, चलिए ये है आपका स्टोर है, ये एक्चुअली सेंट्रलाइज स्टोर है, एक ही जगह पे है, एक ही स्टोर कीपर है। जैसे जहाँ पे मटेरियल चाहिए वो भेजते रहते हैं, जब भी जहाँ पे मटेरियल चाहिए वो भेजते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मटेरियल चाहिए तो यहाँ भाई हो क्या रहा है, यहाँ मटेरियल चाहिए, इसमें चाहिए, यहाँ से जाता है, इसमें चाहिए तो फिर यहाँ से ही आता है और यहाँ से भी यहीं जाता है। तो इसका मतलब है एक ही जगह पे आपका स्टोर है और चारों तरफ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जैसे ये पी डिपार्टमेंट मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे बैठे हैं, अलग अलग जगह पे देखिए, अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो यहाँ ये स्टोर डिपार्टमेंट है, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज है। जब भी मटेरियल इसको चाहिए तो यहाँ से जाएगा, इसको भी चाहिए तो यहाँ से जाएगा, यहाँ इसको भी चाहिए यहाँ से और यहाँ से, मतलब एक ही जगह मटेरियल है, एक ही स्टोर कीपर है, वही सब पूरा मेंटेन करता है। हर डिपार्टमेंट और हर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल भेजते हैं, जो कि स्टोर एक ही जगह पे और काफ़ी दूर दूर में
उसका डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली मेंटेन होता है। और यहाँ पे सेंट्रलाइज मटेरियल जो है सेंट्रलाइज खरीदा जाता है, सेंटर पूरा मटेरियल परचेज करके यहाँ आता है, फिर यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज जब भी ज़रूरत पड़ता है तब वहाँ पे भेजते हैं। तो ये होता है आपका सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम। अब इसमें देखते हैं भाई हम इसका फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम का फीचर्स क्या है। चलिए, एक होता है सिंगल स्टोरेज लोकेशन। अभी आपको बताया जैसे कि ये सिंगल स्टोरेज लोकेशन है। स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर फॉलोड, एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर फॉलो होता है। क्या प्रोसीड्योर फॉलो होता है, हर डिपार्टमेंट का जब भी मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है वो अपना रिक्विजिशन यहाँ पे भेजते हैं। मतलब प्रोडक्शन का जितना मटेरियल चाहिए, ये जैसे यहाँ पे एक रिक्विजिशन भेजेगा, ये भी अपना रिक्विजिशन भेजेगा, ये भी अपना रिक्विजिशन भेजेगा, ये अपना रिक्विजिशन भेजेगा। जैसे रिक्विजिशन भेजेगा कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए, उस हिसाब से मटेरियल उनको भेजा जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर मेंटेन करके मटेरियल भेजा जाता है। और क्या है भाई, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन। ये सेंट्रली पूरा चारों तरफ कंट्रोल होता है भाई मटेरियल का, और सुपरविजन सेंट्रलाइज ही होता है। ठीक है, एक एकदम से सेंट्रली कंट्रोल चलता है। क्लियर है बच्चों? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका एडवांटेज क्या है भाई, सेंट्रलाइज सिस्टम जो आप मेंटेन कर ही रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है। चलिए देखते हैं क्या एडवांटेज है इसमें। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, क्योंकि एक ही जगह से आप पूरा चारों तरफ कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल आपको कंट्रोल में रहेगा कहाँ पे क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल कितना गया, तो एक बिल्कुल एक अपने आप एक कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशन। अब देखिए हर जगह आप अलग अलग स्टोर डिपार्टमेंट बैठाएंगे, 4 जगह बैठाएंगे, चारों अलग अलग आपका स्टोर कीपर लगेगा, फिर अलग अलग खर्चा आपको होगा स्टोरिंग का। जो एक जगह पे आप करेंगे तो एक जगह सब आएगा, फिर एक जगह से जाएगा, अच्छा रहेगा। अलग अलग करके आप बनाएंगे तो अलग अलग स्टोर लेना पड़ेगा, 4 डिपार्टमेंट है 4 स्टोर लेना पड़ेगा, तो खर्चा ज़्यादा होगा। फिर एवॉइड्स डुप्लीकेशन। क्या होता है, डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, एक ही जगह से होता है तो फिर मटेरियल एक ही जगह से चल रहा है, अलग अलग जगह पे अब स्टोर रहेगा तो एंटी डुप्लीकेट होने का चांसेस रहेगा। और क्या है, ईजियर स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक एक ही जगह पे है, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है सेंट्रलाइज स्टोर में ही है, अब तुरंत आप चेक कर लीजिए कितना स्टॉक में पड़ा है। नहीं कि अगर 4-5 आपका स्टोर डिपार्टमेंट होगा, 4-5 जगह अलग अलग से स्टॉक लेना पड़ेगा, तब उसको जाके वेरिफिकेशन कर पाएंगे, मतलब तब हम कंफर्म हो पाएंगे कितना स्टॉक है। यूनिफॉर्म प्रोसीड्योर फॉलोड, जैसे कि एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीड्योर फॉलो हो रहा है, उसी के थ्रू हर जगह कंट्रोल में है। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे स्टोर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ, तो इक्वल और यूनिफॉर्म हो सकता है प्रोसेस ना फॉलो हो, ठीक है, प्रोसीड्योर ना फॉलो हो, तो इसलिए ये इसमें एडवांटेज है। अब ऐसे ही है भाई, जितना एडवांटेज मिलता है उसका डिसएडवांटेज भी रहते हैं, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। तो फिर इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेगा भाई, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज जैसे है उसके साथ डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई डिले इन इशू ऑफ प्रोडक्शन। अब मटेरियल चाहिए, रिक्वेशन भेजेगा, फिर यहाँ से जाएगा, बीच में टाइम वेस्टेज हो जाएगा, तो प्रोडक्शन में डिले हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनसाइड फैक्ट्री में इंक्रीज। अब देखिए फैक्ट्री बहुत अगर लंबा बहुत बड़ा जगह लेके फैक्ट्री बनाए, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी दूर है, तो आपका जो मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ भेजना है स्टोर डिपार्टमेंट से आप टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, काफ़ी टाइम लग जाएगा। टाइम सिर्फ नहीं, साथ साथ में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, और यहाँ से वहाँ भेजना है फैक्ट्री के इनसाइड ही, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा ना, फिर ये एक प्रॉब्लम है। और क्या है, नॉट सुटेबल फॉर अर्जेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नीड्स। जिस प्रोडक्शन में कंटिन्यूअस मटेरियल चाहिए और अर्जेंट चाहिए होता है, उस मेथड में, उस प्रोडक्शन मेथड में भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा। मटेरियल चाहिए तो रिक्वेशन भेजो, फिर वो मटेरियल भेजेगा, पता चला 5 घंटा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का सिस्टम में, प्रोडक्शन सिस्टम में ये नहीं चलेगा सेंट्रलाइज सिस्टम। तो भाई हम ये सेंट्रलाइज सिस्टम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ पे। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री छोटा है या मीडियम साइज का है उसके लिए तो ठीक ठाक है। व्हेयर स्ट्रिक्ट
मटेरियल कंट्रोल इज रिक्वायर, जहाँ पे मटेरियल कॉस्टली है और बिल्कुल कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है, उस केस में ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ सेंट्रलाइज सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग सिस्टम। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। चलो, फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। चलिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कैसे मेंटेन होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कैसे मेंटेन होता है, पहले देखते हैं क्या बताया गया है। मटेरियल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस नियर द डिपार्टमेंट्स व्हेयर दे आर नीडेड। मतलब यहाँ पे कैसे सिस्टम मेंटेन होता है, हर डिपार्टमेंट के साथ साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ एक छोटा छोटा स्टोर डिपार्टमेंट लगा देते हैं। हर डिपार्टमेंट के साथ साथ एक स्टोर इसमें लगा देते हैं। कैसे बनता है, कहीं देखते हैं फिर कैसे होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दे आपको, है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहीं दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, जैसे पिछले भी बताया था आपको, जैसे ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लीजिए, और एक हो गया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, 4 ही दिखते हैं, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहले हमने क्या किए थे, एक बीच में एक स्टोर, मतलब यहाँ पे एक स्टोर, मेन स्टोर डिपार्टमेंट लगा दिए थे, फिर यहाँ से यहाँ जाता था। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग स्टोर डिपार्टमेंट लगा देंगे इसी के बगल में। जैसे मान लीजिए स्टोर डिपार्टमेंट अलग अलग हम लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इनके लिए एक स्टोर डिपार्टमेंट, अच्छा, इनके लिए अलग से स्टोर डिपार्टमेंट लगा दिए, इनके लिए अलग से स्टोर डिपार्टमेंट लगा दिए, इनके लिए अलग से स्टोर डिपार्टमेंट लगा दिए। तो हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ, एक मिनट, चलिए, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ हम एक एक करके स्टोर डिपार्टमेंट लगा दिए। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पी डिपार्टमेंट मान लीजिए 1, पी डिपार्टमेंट मान लीजिए है 2, पी डिपार्टमेंट, पी मतलब प्रोडक्शन 3, और ये हो गया पी डिपार्टमेंट 4। इसके साथ हमने स्टोर डिपार्टमेंट भी यहाँ कर दिए। ये है स्टोर 1, छोटा पड़ गया, स्टोर 2, ये है स्टोर 3, ये है स्टोर 4। इस तरह से हमने 4 स्टोर डिपार्टमेंट भी क्या किए, बना दिए। ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसका मतलब है अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ अलग अलग स्टोर डिपार्टमेंट हमने बना दिए हैं। तो ये है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फीचर्स है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का भी आपको बताया, दिखाए हैं। इसको देखिए क्या बोला गया, क्या फीचर्स है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन, अभी आपको बताया अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग स्टोरेज डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन आपको मिलेगा। और क्या है इसमें, और क्या है भाई, मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन होगा। नेक्स्ट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट। पहले क्या होता था, एक ही स्टोर डिपार्टमेंट था, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल भेजना। इसमें क्या होगा, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जैसे जैसे एक स्टोर डिपार्टमेंट बनाया है, तो अलग अलग करके
हर स्टोर डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिए गए हैं। नेक्स्ट होता है क्विकर एक्सेस टू मटेरियल। इसमें क्या फ़ायदा है भाई, मटेरियल जैसे ही चाहिए तुरंत उसी के साथ जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, वो स्टोर डिपार्टमेंट तुरंत उसको मटेरियल मिल जाएगा। ये इसमें क्विक मटेरियल मिलने का मौका मिलेगा, सुविधाएं होगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या मिलेगा इसमें, अभी आपको बताया क्विक इशू टू प्रोडक्शन, जैसे मटेरियल चाहिए तुरंत मटेरियल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेव्स टाइम एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइम बचेगा, जैसे मटेरियल चाहिए तुरंत मिलेगा, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता था सेंट्रलाइज सिस्टम में वो नहीं लगेगा। हेल्पफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऐसे भी सेंट्रलाइज ठीक ही है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जो डिपार्टमेंट में अर्जेंट मटेरियल चाहिए होता है तो उसके लिए ये सिस्टम बिल्कुल सूटेबल है ना, बिल्कुल सूटेबल है। भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, वही एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज तो रहेगा। क्या मिलेगा, डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसमें, डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक पॉसिबल, बार बार स्टॉक का डुप्लीकेशन होने का चांसेस रहेगा, मतलब एक चारों जगह मटेरियल रखना पड़ता है अलग अलग करके, तो झमेला है ही, उसका डुप्लीकेशन होने का जैसे जगह है ही। और क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, एक जगह जितना कॉस्ट पड़ता था आप 4 जगह करेंगे तो कॉस्ट तो हायर होगा ही भाई, है ना, क्योंकि वो स्टोर का जो कॉस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट आपने अलग बनाया, उसमें अलग अलग बंदे को स्टोर कीपर बैठाएं, फिर वो स्टोर डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग जो स्टोर है उसको जो आपने रेंट पे ली उसका खर्चा या बनाए, जो भी है खर्चा पड़ा। लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रली जो कंट्रोल था वो अब नहीं रहेगा कि सेंट्रल कंट्रोल में एक ही जगह बैठ के आपको पता चलता था कहाँ पे क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, तो एक ही जगह पे कितना कौन सा मटेरियल क्या पड़ा वो जल्दी पता नहीं चलेगा। डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्योर, आप जैसे सेंट्रली कंट्रोल करते थे, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्योर मेंटेन करते थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आप बना देंगे तो वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम मेंटेन करना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन, तो ये सिस्टम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि लार्ज फैक्ट्रीज में विथ स्कैटर डिपार्टमेंट, जैसे बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा एरिया लेके उसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत दूर दूर में वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बैठे हैं, मतलब डिपार्टमेंट बनाए हैं, उस केस में आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो सेंट्रलाइज में उसमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। और कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस विथ कंटिन्यूअस एंड अर्जेंट मटेरियल नीड, जहाँ पे कंटिन्यूअस एंड अर्जेंट मटेरियल चाहिए होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर ये सिस्टम मेंटेन करना चाहिए, ठीक है बच्चों, यही सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। अब आते हैं कहानी, भाई जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी आपको जो स्टोरी बताया उसमें तो आपको पता चल ही गया है कि क्या उन दोनों में से अंतर क्या हो सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपके इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। जो नोट्स आपको हमने दिए हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेसेसिटी, फीचर्स, ये सब बिल्कुल आप कॉपी में उतार के रखिए, इसी के आधार पर ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आएगा, है ना, जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के में उसी के आधार पे हमने ये नोट्स बनाए हैं, तो इसलिए नोट्स जरूर आप अपना कॉपी में उतार के रखिए, ठीक है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम, इन दोनों में अंतर क्या है, चलते हैं देखते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, देखिए लोकेशन ये वन सेंट्रल पॉइंट में होता है, अभी आपको दिखाया है सेंट्रल पॉइंट में होता है, और ये मेनी स्टोर्स नियर डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे डिपार्टमेंट है वहीं पे काफ़ी सारे ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ में डिपार्टमेंट रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट रहेगा। कंट्रोल, इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है और सेंट्रलाइज होता है, लेकिन इसमें जो कंट्रोल है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, वीक होगा, और ये डिवाइड रहता है, अलग अलग जगह पे स्टोर रहता है इसलिए। कॉस्ट, इसमें इकोनॉमिकल होगा, खर्चा कम होगा, भाई एक ही स्टोर है खर्चा कम, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव होगा क्योंकि कहीं काफ़ी सारे स्टोर डिपार्टमेंट बनाना पड़ा तो खर्चा तो ज़्यादा होगा ही। इशू ऑफ आइटम्स, इसमें डिले होगा, पॉसिबल डिले होगा, डिले पॉसिबल है, यहाँ पे डिले जनरल डिले होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, क्विक मटेरियल आपको मिल जाएगा। और क्या है, सूटेबिलिटी क्या है, ये स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स में ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भाई आपका ये डिसेंट्रलाइज
सिस्टम ही चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत दूर दूर में स्कैटर इधर उधर रहेगा, तो उसके लिए भाई आपको ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या कंक्लूजन में आए हम भाई ये दो स्टोरी पढ़ के, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम पढ़ के क्या समझ में आया, देखते हैं। क्या बोला है, सेंट्रलाइज स्टोर्स गिव्स बेटर कंट्रोल, बात तो सही है, एंड इकोनॉमी, खर्चा भी कम है, व्हाइल डिसेंट्रलाइज स्टोर्स प्रोवाइड्स स्पीड एंड कन्वीनियंस फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत जल्दी काम करेगा और ये कन्वीनियंस किसके लिए है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कन्वीनियंस है। ठीक है बच्चों, तो ये आज था हमारा पूरा स्टोरी जो पढ़ाने वाले थे हम, जो 3 पॉइंट आपको दिखाए जो पढ़ाने वाले थे, वही आप हमने थियोटिकल जो पार्ट ही था इसका बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक नोट्स लेके आपको पढ़ाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन आएगा। आप ज़रूर इस नोट को अपना कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, आपका छुट्टी चल रहा है, पूजा का छुट्टी, दुर्गा पूजा का छुट्टी चल रहा है, आप ज़रूर घूम रहे, मज़े कर रहे, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी आपको करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, खाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको लेके डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग घूमते रहिए, पढ़ते रहिए और खाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।